गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? हाँ, ऐसे ही मस्त और बढ़िया रहना। ठीक है। कल हमने विवाह के बारे में मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था, विवाह की स्वरूप, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, कुलीन विवाह, इस तरीके से मैंने उसको डिफाइन किया था। आज हिंदू विवाह से संबंधित ये लास्ट चैप्टर है और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियां या हिंदू विवाह में होने वाले आधुनिक परिवर्तन। मेरी ध्यान देना, कभी तुम पजल कहो मैडम ने तो आधुनिक प्रवृत्तियां बताई हैं, परिवर्तन तो बताए नहीं। तो ध्यान देना मेरी बात, जब कभी एग्जाम में हिंदू विवाह में होने वाले आधुनिक परिवर्तन या हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियों की बात होती है तो वो उस चीज को पूछ रहा है कि वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में शादियों में कौन कौन से चेंज आ गए हैं विवाह में। क्या आप मुझे बताएंगे? ले, इसको तो हाँ, लड़की नहीं मिल रही है। और कोई? हाँ, और वर्तमान में और तुम्हारी नजर में तुम्हें क्या चेंजेस लगे हैं? जैसे तुम्हारे घर में आसपास शादियां होती हैं, पहले में और अब में कुछ अंतर देखा है क्या? पहले घर में होती थी शामियाने लगा के, अक्सर होती तो अभी भी है पार्ट में, लेकिन अब ज्यादातर ट्रेंड क्या चल पड़ा है? होटल में, रिजॉर्ट में। और एक और परिभाषा बदल गई, डेस्टिनेशन वेडिंग। क्या होती है डेस्टिनेशन वेडिंग? डेस्टिनेशन बोलते हैं जैसे कोई रहने वाले देहरादून के और राजस्थान के महल में जाके शादी कर रहे हैं, या जिम कॉर्बेट के टाइगर रिजॉर्ट में जाके शादी कर रहे हैं, तो अक्सर डेस्टिनेशन वेडिंग चल पड़ी है। मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ कि वहां जाके शादी कर रहे हैं। तुमने देखा होगा लोग फॉरेन कंट्री तक जाके डेस्टिनेशन मैरिज कर रहे हैं। और कोई चेंज? देखिए, मैं चाहती हूँ मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊं थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। अब थोड़ा उस पर हम चर्चा करें। एक बात सुनो मेरी बात, सिविल सर्विसेज जो होता है, कई बार कहते हैं, तुम्हें पता है कि उसका सिलेबस थोड़ा टफ होता है ना? कई लोगों से सुन चुके हैं। और थोड़ा तो होता है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा तो टफ है। हर चीज की तो हम किताब नहीं पढ़ सकते, हर चीज को हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसा नहीं कर सकते। कई बार जब हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन बोलते हैं जब हम वार्तालाप करते हैं, किसी चीज को गंभीरता से मंथन करते हैं। जैसे अभी हाल ही में मैं तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन कराऊंगी, एक सेशनल होगा ग्रुप डिस्कशन। पहले भी मैं कोटद्वार में कराया करती थी, 3 बच्चे इधर 3 बच्चे इधर, एक टॉपिक दूंगी, आपस में तुम्हें वाद विवाद करना है इस टॉपिक को लेके। ठीक है? पहले मैं करके दिखाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं पार्टिसिपेट करूंगी, फिर तुम लोग करोगे। सुनो मेरी बात, जब कोई हेल्दी डिस्कशन करते हैं तो हमारी बातें जल्दी समझ में भी आती है, दिमाग में भी बैठ जाती है, और हम अपना तर्क अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना पर्सपेक्टिव या अपना हम जो सोचते हैं सामने वाले के सामने रख सकते हैं। इससे क्या होता है, वो चीज हमारे बजाय पढ़ने के जल्दी मेमोराइज हो जाती है। मैं तुमसे कहती हूँ, जैसे तुम क्लास में बैठते हो तो तुम क्या किया करो, क्वेश्चन को लेके आपस में डिस्कशन किया करो। मैं तुमसे बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ, इवन जो मैं कंपटीशन का ग्रुप बना रही हूँ, और अभी तो खैर वो आधे रास्ते पे पहुंचा है। फाइनली जब मैं ग्रुप बना दूंगी तो मेरे ऐसे रिफाइंड मतलब देसी घी वाले बच्चे होंगे उसमें, कि तुम अगर मैं भी ना रहूं तो कम से कम तुम उसमें इतना हेल्दी डिस्कशन कर सको कि उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए, पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो आए। और ये सब क्या होता है, ये सब हमें जल्दी मेमोराइज होता है, जल्दी हमारे दिमाग में बैठता है। तो इससे क्या होता है, ये सब चीजें हम जल्दी गेन करते हैं। तो ध्यान रखना, बजाय इस तरीके से पढ़ने से, या कई बार हम टीचर्स जब बैठते हैं तो हम किसी चीज को लेके बातें करते हैं, तो कई बातें तुम यकीन मानोगे मैं वहीं से सीखती हूँ। बहुत सारे हेल्दी डिस्कशंस निकल के आते हैं। तो जैसे मैंने आज तुमसे पूछा, विवाह में होने वाले आधुनिक परिवर्तन बताएं, इसने कहा लड़की नहीं मिल रही है, इसने कहा आजकल लोग होटल रिजॉर्ट में जाके कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है। और क्या नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, लव मैरिजेस, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा अक्सर ट्रेंडिंग है, लव मैरिजेस का। और कोई?
बोलो बेटा ललिता, ये इधर पीछे बच्चों, इधर साक्षी, सब बोलो। शिवम, अंकिता, प्रीति, तानिया, साक्षी पवार, मुस्कान, भाई तुम सब भी बोलो ना, किसके क्या परिणाम सामने आए हैं? इसको जब हम समझेंगे, जब हम बोलेंगे, तभी तो उसके वो निकल के आएंगे। तो उसी को आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे पहले है विलंब विवाह, लेट मैरिजेस। पहले ये होता था, तुमने देखा होगा, बाल विवाह तक होते थे, छोटे छोटे बच्चों की विवाह कर देते थे। फिर लड़की 15 साल की हुई, माता पिता सोचते थे हम जल्दी से फ्री हो जाएं, शादी कर देते थे। लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग है, आजकल जो प्रचलन में है सबसे ज्यादा, वो है लेट मैरिजेस, यानी विलंब विवाह। विलंब विवाह कहते हैं, आज लड़कियां सोचती है मैं पैरों पे खड़ी, पेरेंट्स कहते हैं शादी करेंगे, तो वो विरोध करती है कि नहीं, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मैं अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाऊं। लड़के कई बार कहते हैं जब तक मेरी नौकरी ना लग जाए, मैं अपने परिवार को खिलाने लायक ना हो जाऊं, मैं भी तब तक शादी नहीं करूंगा। और फॉरेन कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वहां तो लोग जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करते। हमारे यहाँ तो फिर भी पेरेंट्स प्रेशराइज करवा के किसी ना किसी तरह के आज भी गांव में शादी कर ही देते हैं। लेकिन शहरों में आजकल यही चल पड़ा है, लेट मैरिजेस का ट्रेंड, कि वहां क्या है कि जब तक लड़की और लड़का अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, या उन्हें नहीं लगता कि हम उस लेवल तक हमारा माइंड डेवलप हो गया है, तब तक वो शादी नहीं करते। इसको बोला जाता है लेट मैरिजेस या फिर विलंब विवाह। नेक्स्ट है विवाह की सांस्कारिक प्रवृत्ति में परिवर्तन। सबसे बड़ा चेंज मैं इसको मानती हूं, विवाह की सांस्कारिक प्रवृत्ति। तुम कहोगे कैसे मैम, अभी भी ऐसे ही हो रहे हैं विवाह, तो ऐसे ही हल्दी, ऐसे ही मेहंदी, लेकिन तुम्हें ये नहीं लग रहा ज्यादा शो ऑफ होने लगा है? पहले ऐसे हल्दी जो ट्रेंडिंग था, आजकल बस फोटो खिंचाने के लिए लड़कियां सोचती है मैं पीला 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 पहन के, पीली ये, पीला हार, पीला ये सब। पहले क्या होता था, बिल्कुल उसके जो रिचुअल्स होते थे, रिचुअल्स को अब जैसे फॉलो मैं देखती हूँ बहुत सारे, शादी तो नो डाउट सारी जगह हो रही है, बड़े बड़े अमीर घरानों से लेकर, अभी रिसेंटली जब कुछ समय पहले अंबानी के यहाँ शादी हुई थी, तो बड़े बड़े घरानों से लेकर छोटे घरों तक मैं शादियां देख रही हूँ। लेकिन अब शादी का महत्व संस्कारों से ना लेकर फोटोग्राफी, मौज मस्ती, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, इनके लिए ज्यादा हो रही है। क्योंकि लोग क्या है, सोचते हैं हम इसको एंजॉय करें। इवन मैंने तो ये तक देख डाला है, लोग सेम टी शर्ट, सेम कुर्ते पजामे, फिर हल्दी में वो जो बियर की बोतल से नहाना, तो ये हमारे संस्कार में नहीं था। मैंने कहीं वो बल्कि ट्रोल भी हो गए थे कुछ लोग कि वो लड़के को ना छलनी से बियर की बोतल से नहला रहे थे। वो कहते ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, पूजा की तरह, पूरे संस्कार की तरह, सारे संस्कार, पढ़ी ग्रहण संस्कार, ये जितने भी रिचुअल्स होते थे उनका पूरा विधि विधान के साथ पालन किया जाता था। लेकिन अब ट्रेंड्स चल पड़े हैं, तरह तरह के प्रॉम यूज होते हैं। प्रॉम कैसे, हम दुल्हन वाले, हम लड़के वाले, हम लड़की वाले, दूल्हे की बहन, दूल्हे का जीजा, ठीक है। अब उस तरीके से, हालांकि मौज मस्ती करने का पहला भी होता था, पहले के संस्कार अलग थे। पहले कैसा था, महिलाएं ढोलक बजाती थी, गानों और शादी के गीतों के माध्यम से वो गाली तक दे डालती थी, जीजा, वो मैं वो बन्ना बन्नी, या जो भी होते थे ना लड़की लड़की के गीत, उसके माध्यम से सास को वो बेटा बेटा मत कर सासू, अब ये बालम मेरा है, इस तरीके से सास को भी सुना दिया। तो मतलब हंसी मजाक पहले भी होते थे, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड अब चल रहा है वो थोड़ा वल्गर ज्यादा हो गया है। पहले हंसी मजाक होते थे, जीजा, साली, भाई, नंद, भौजाई, इनके संबंध पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें संस्कारों की कमी हो गई। अब उस तरीके से रह ही नहीं गया है। तो सबसे बड़ा इसे चेंज में मैं मानती हूं कि जो विवाह की सांस्कारिक प्रवृत्ति है उसमें टोटली बदलाव आ गया है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। पहले क्या होता था, सती प्रथा का प्रचलन था, विधवाओं को विवाह की अनुमति नहीं थी। भारत में पहले बाल विवाह का भी प्रचलन था,
छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की 12 साल 15 साल में शादी कर देते थे, और अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, ज्यादा उम्र के व्यक्ति से लड़कियां छोटी छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी। विधवा करने के बाद या तो उन्हें उसकी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, सती होना पड़ता था, या फिर उन्हें सारी जिंदगी विधवा, उनका मुंडन करा के विधवा, बड़ी बदतर स्थिति थी विधवाओं की। तो छोटी छोटी लड़कियां, तुमने बहुत सारी पुरानी फिल्म्स हैं, जबकि अब ऐसी नहीं है, क्योंकि अब ये ऐसा ट्रेंड रहा ही नहीं है। लेकिन कभी मौका मिले कुछ ऐसी पुरानी फिल्मों को देखना, उसमें पता चलेगा तुम्हें विधवाओं की स्थिति कैसी थी, कितना अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो लेकिन अब विधवा पुनर्विवाह, जो विडो मैरिजेस है, ये प्रचलन में आ गई है। क्योंकि मैंने कल एक एक्ट बताया था, हिंदू विवाह अधिनियम, उसका कौन सा सन था? सब क्यों नहीं बोले? सब चुप क्यों हो? तुम भूल गए हो क्या? है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सबको मुंह जबानी याद होना चाहिए। 1955। जब भी विवाह का क्वेश्चन एग्जाम में लिखोगे ना, एक्ट को लिख के हाईलाइट कर देना, नंबर देखना कितने जबरदस्त आएंगे। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया, और इवन विधवा पुनर्विवाह को भी अनुमति दी थी कि जो विधवाएं होती हैं वो विवाह कर सकती हैं। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इंप्लीमेंट हो गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बन गया था। अंग्रेज, हालांकि काफी अंग्रेजों की बुराई होती है, लेकिन कभी कभी जब मैं सोचती हूं, मैं कहा इतने भी बुरे नहीं थे अंग्रेज, इतने भी बुरे नहीं थे जितने हमारे यहाँ उसने बेचारों को वो बुरे घोषित कर दिया। क्या? क्योंकि महिलाओं के लिए जो उन्होंने सुधार किए, चाहे सती प्रथा निरोधक अधिनियम था वो अंग्रेजों ने लागू किया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम था वो अंग्रेजों, जिसे शारदा पैक्ट बोला जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये अंग्रेजों ने लागू किया। फिर मैं एक दिन बैठी बैठी सोच रही थी कि जितने हमारे उत्तराखंड के पुराने पुल बने हुए हैं ईंटों से, तुम देखते हो अंग्रेजों के टाइम के, एज इट इज कहीं तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। और आज हमारे जो कई सारे पुल देखती हूँ जो नए नए बने हैं, कोई गिर रहा है, कोई लटक गया है, कोई अधर में लटका हुआ है। तो मैं सोची यानी अंग्रेजों की टेक्निक हमसे ज्यादा सही थी, वो इतने करप्ट नहीं थे जितने हम लोग हो गए हैं। हम अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। इवन तुम्हें शिक्षा बताऊं, जिस समय अंग्रेज थे, मैं रुड़की से हूं, रुड़की में एशिया का पहला सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे आज हम आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। आईआईटी रुड़की होने से पहले 2007 में उसका नाम आईआईटी रुड़की पड़ा था, उससे पहले उसका नाम था रुड़की यूनिवर्सिटी। रुड़की यूनिवर्सिटी से पहले उसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अंग्रेज चले गए तो उस थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम बदल के कर दिया गया रुड़की यूनिवर्सिटी। फिर आईआईटी ने उसका अधिग्रहण कर लिया, फिर वो आज आईआईटी रुड़की के नाम से विख्यात है। और जो वास्तव में मेरे चाचा जी वहां से पढ़े हैं, मेरे चाचा जी आईआईटी रुड़की से पढ़े हैं, और क्या पढ़ाई हुआ करती थी, गजब की। तुम पहले मेडिकल की पढ़ाई, आज हम बहुत सारी चीजों में रिसर्च की बात करते हैं, जितनी पुरानी किताबें लिखी गई, जितने पुराने रिसर्च हो गए, बस लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब नए रिसर्च क्यों नहीं हुए, बहुत ज्यादा इतनी हाई नहीं हुए हैं जितने पुराने लोग काम करते थे। मैं मेडिकल में देखो तुम स्क्रीन क्रीम, मेरी एक मैम है कोटद्वार की, वो डर्माटोलॉजिस्ट है फेमस, डॉक्टर संध्या काला मैम, उनका नाम यहाँ लूंगी। तो एक बार मुझे स्किन डिजीज हो गई, मैं मैम के पास गई, तो मेरी फ्रेंड भी है अच्छी, क्योंकि हम दोनों प्लांट्स लवर हैं, तो हम प्लांट्स का एक्सचेंज करते हैं। कुछ मैम मुझे दे देती है कभी कभी, कुछ मैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने मैम से कहा, मैम स्किन मेरी ऐसी हो रही है। तो मैम ने मुझे एक बात बताई कि तनु, आज से जो 50 साल पहले क्रीम थी ना, वही अब तक हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तक। मैंने कहा क्यों मैम, अभी तक कोई ऐसे रिसर्च नहीं हुए कि स्किन क्रीम या इनमें चेंजेस आए? कह रही बहुत कम चेंजेस हुए हैं, ना के बराबर। तो कहने का मतलब पुरानी पढ़ाई, पुराने लोग, ये सब जो थी पूरी वैल्यू रखती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया और हम अंग्रेजों को दोषी करार करते हैं।
अंग्रेज कुछ नहीं, जबकि अंग्रेजों ने काफी कुछ किया था। जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, हॉस्पिटल्स हैं, जितने तुम रोड, इवन तुमने, मैं रुड़की से फिर से कहूंगी, जो गंगा नहर बनी है, पहले रुड़की और आसपास के क्षेत्र में तुमने जब अंग्रेजों का पढ़ोगे, लिट्टन रिप्पन का काल, महाअकाल पड़ा था, भूखमरी हो गई थी, लोग मरने लगे थे। अंग्रेजों ने ऊपरी गंगा नहर बनाई थी, और इस नहर को बनाने के लिए ही इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, कि वहां विदेशों से इंजीनियर मंगाना बहुत महंगा पड़ता था। तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया कि लोगों को यहीं शिक्षा देंगे और यहीं इंजीनियर बनेंगे, सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने नहर कैसे बनाई मैं तुमसे बताऊंगी। जाना तो अब तो जगह जगह बन गई है। नीचे नदी बह रही है, ऐसे करके नदी जा रही है, ऊपर से नहर जा रही है। नहर को पूरा लिंटर डाल के इतना मजबूत कर दिया कि ऊपर से नहर जा रही है, नीचे से नदी जा रही है। वहां कभी नहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अंग्रेजों के समय की बनी हुई है, जिसका जीर्णोद्धार समय समय पर हमारी सरकार करती रहती है। यानी ये टेक्नोलॉजी अंग्रेजों ने आज से कई सौ वर्ष पूर्व भी हमारे भारत में ला दी थी। तो उन्होंने हमारे भारत को काफी कुछ दिया भी है। जैसे मैं महिला क्षेत्र में बता रही हूं कि जितना सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, 1829 सती प्रथा निरोधक अधिनियम, 1929 आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 में इंप्लीमेंट किया गया। ये सब अंग्रेजों के समय की देन है। साथ ही साथ 1937 में संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम, महिलाओं को संपत्ति पे कोई राइट नहीं था, लेकिन वो भी अंग्रेजों ने दिलाया। लेकिन हमारे यहाँ जो 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम है, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम है, 1956 का ही हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम है, ये सब क्या मॉडिफाई किए गए हैं अंग्रेजों के समय वाले, अंग्रेज हमें दे गए थे। तो यहां थोड़ी सी तारीफ करना बनता है। तो ये मैं बता रही थी कि जो विधवा पुनर्विवाह है, इस पे अंग्रेजों ने बहुत काम किया, और बहुत सारे गवर्नर जनरल जो थे वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जो अमानवीय व्यवहार होता था उनका नहीं, महिलाओं की शिक्षा को उन्होंने बल दिया, महिलाओं की स्वतंत्रता पर बल दिया। तो विधवा पुनर्विवाह पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन अब ट्रेंड ही चेंज हो गया है। नेक्स्ट है विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन। बहुत सारे गाने भी बने हैं, पुराने लोकगीत भी बने हैं। ऐसा माना जाता था विवाह का मतलब एक परिवार से दूसरे परिवार के साथ संबंध। कितनी पीढ़ियां आपस में वैवाहिक संबंधों में बन जाती थी। एक लड़की का विवाह एक लड़के से होता था, पर यह नहीं माना जाता था, यह माना जाता था एक परिवार पूरे दूसरे परिवार के साथ रिश्तों में बंध रहा है। और आज कोई बताएगा? लड़की लड़का सोचते हैं बस हमें लेना देना है, हमें, हमारे पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है। मम्मी आप चुप रहिए, पापा आप चुप रहिए, शादी तो हमें करनी है ना, रहना तो हमें है। आज उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया था। उद्देश्य मतलब हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? भूल क्यों जाते हो? बच्चों की तरह तुम्हें याद कराना पड़ता है। दोबारा से, हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य, उनके वो उद्देश्य परिवर्तित हो गए। अब धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए नहीं, मुझे शॉपिंग करा दे, मैनू लहंगा, मैनू लहंगा, वो क्या ना गाने ही चल पड़े हैं। अब धर्म नहीं, अब की पहले यज्ञ हुआ करते थे, पत्नी को धर्म पत्नी बोला जाता था, वो धार्मिक कर्मांड में पूजा पूरा साथ देती थी। पता चल रहा है पत्नी जी तो पार्लर में बैठी है, आ जाओ जी पूजा शुरू हो गई, रुक जाओ अभी टाइम है, अभी मेरे पास, अभी नहीं आ रही हूं मैं। तो धर्म प्रजा रति, तीनों में चेंजेस आ गया। प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति, आज का ट्रेंड चेंज हो गया। महिलाएं कहती मेरी एक लड़की है, अरे यही लड़की है और यही लड़का है, और वास्तव में ये फैक्ट भी है, लोग दोनों को इक्वल मानने लगे। तो कहने का मतलब विवाह के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया था। जैसे पहले विवाह के उद्देश्य हुआ करते थे, वैसे अब नहीं रह गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। पहले जो विवाह का स्वरूप था, उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है। जैसे हम कहते थे विवाह जो होता था पूरा धार्मिक रीति रिवाज के साथ, आजकल लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की राजी होते हैं, चलो कोर्ट में चलते हैं, ठीक है, क्यों रिश्तेदारों को ज्यादा खिलाना पिलाना है,
हम गए कोर्ट में, साइन किए, एक दूसरे की जयमाला डाली, जी हो गया विवाह, वाह शादी हो गई, मुबारक हो। तो विवाह का स्वरूप ही बदल गया, जब उद्देश्य भी बदल गए, स्वरूप भी बदल गया। आजकल लोग मंदिर में जाके करने लगे हैं। इवन सबसे अच्छी बात, लिव इन रिलेशनशिप सुना होगा तुम लोगों ने, बिना विवाह के ही हमारी सरकार ने भी इसको अनुमति दे दी है। हालांकि अब यूसीसी आया है, हमें पंजीकृत कराना पड़ेगा अगर हम लिव इन में रह रहे हैं तो आजकल लोग वो फॉरेन कल्चर को लिया है। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, 2 साल तेरे साथ रह के देखूंगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं है भैया अपने अपने घर को चल देंगे हम दोनों। लिव इन रिलेशनशिप, और बहुत बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब विवाह के स्वरूप में भी बदलाव आ गया। नेक्स्ट है दहेज का विरोध। आजकल लड़कियां खुद ही, ये तो अच्छा लगता है मुझे, अपने पैरों पे जब मैं खड़ी हूं, मैं नौकरी कर रही हूं, मेरे पिताजी दहेज नहीं देंगे, करनी हो शादी कर, नहीं तो अपने घर बैठ, उल्टा गिफ्ट दे दे मेरे को, वर्किंग लड़की हूं, कमा के खिलाऊंगी मैं, ठीक है। तो दहेज का विरोध होने लगा है, लड़की वाले भी, पेरेंट्स भी, मैं बड़े बड़े लोगों को देखती हूँ, ना वो लेते हैं दहेज अपने लड़के में, ना वो देना पसंद करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। पहले पुराने जमाने में होता था, माँ बाप की पूरी जिंदगी घिस जाती थी, पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते थे अपनी लड़की का दहेज इकट्ठा करने के लिए। इसलिए तो हमारे यहाँ जब लड़की पैदा होती थी, लोग मातम मनाने लग जाते थे, हाय लड़की हो गई, क्योंकि माँ बाप दूर का सोचते थे। लोग विरोध करते हैं कि नहीं लड़कियां ऐसे नहीं, भाई उन माँ बाप की स्थिति भी तो देखो, लड़की पैदा हो गई, पहले पढ़ाना लिखाना, फिर दूसरे घर भेजना, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना, उनके दिल पे क्या बीतती है। कहने वाले तो कह देते हैं कि लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन माँ बाप की भी सोचनी चाहिए कि जब स्थितियां ऐसी थी इसलिए तो लड़की को वो होता था, और आज जब लड़कियां नहीं मिल रही है, हो गया सबसे बड़ा काम बढ़िया वाला, आज दहेज कोई लेता नहीं है, बस लड़की अच्छी चाहिए हमें, क्या है, लोग दहेज का विरोध खुद करने लगे हैं। इवन लड़के वाले खुद ही नहीं मांगते दहेज। मैं अपनी सिस्टर की मैरिज में अभी गई थी मार्च में चंडीगढ़, और कनाडा वो जा रही है अब, मतलब लड़का कनाडा का है। मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, दहेज वहेज का प्रचलन। और मैं यहाँ इस हिल्स रीजन में भी दहेज नहीं देखती, लेकिन यदि तुम प्लेन्स में उधर की साइड ईस्टर्न चले जाओ, बिहार और ये यूपी, प्रयागराज, लखनऊ, भैया इतना दहेज चलता है। आजकल ट्रेंड वो वहां पे भी चेंजेस आ रहे हैं, अब ईस्टर्न साइड में भी अब दहेज का खुद ही विरोध होने लगा है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद के प्रति झुकाव। जहां ज्यादा 3-5 की निकल लो, टाइम नहीं लगाओ। आजकल विवाह विच्छेद के प्रति झुकाव हो गया है। लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, अगर उन्हें लगता है कि मेरा टॉर्चर हो रहा है, मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो वो क्या करती हैं, उन्हें 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार है कि वो डाइवोर्स ले सकती हैं। ठीक है, बार बार तो मैं रिपीट करा रही हूं अधिनियम, इसलिए करा रही हूं कि तुम लोग एग्जाम में इसे प्रॉपरली लिख पाओ, और ये कंपटीशन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है विवाह विच्छेद के प्रति झुकाव कि लोग अवेयर हो गए हैं, कोई भी प्रताड़ना नहीं सहन करेगा। वो जमाने गए पहले जो कहते थे कि डोली जाती है जिस घर में, उस घर से अर्थी अब बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं है। महिला पर्स टांगेगी, अटैची उठाएगी, बाय मैं जा रही अपने घर, किसकी अर्थी। अब ऐसे टाइम नहीं रहा है, हल्के में मत लेना ना महिलाओं को। ठीक है, अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस, इवन मैंने तुम्हें बताया था इंटर रिलीजियस मैरिजेस होने लगी है। किस अधिनियम के तहत? कौन सा? स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम। इसके तहत अंतर जातीय क्या, अंतर धार्मिक विवाह तक की अनुमति दी गई है। विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये भी याद रखेंगे आप। तो अंतरजातीय विवाह पहले मैं विस्तार से बता चुकी हूं, अपनी ही जाति से बाहर विवाह करना। कोई ब्राह्मण जाति का लड़का है तो वैश्य से, शूद्र से, क्षत्रिय से, अब सब लड़का लड़की लव मैरिजेस करते हैं, तो वो ये देखते हैं कंपैटिबिलिटी कि इसके साथ मेरी अच्छी है, हम दोनों सेम जॉब में हैं, अच्छे से गुजारा चला लेंगे, नो मैटर कास्ट कौन सी है। इवन आजकल तो धर्म भी नहीं देखते हैं। तो ये सब विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए।